स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस एक बड़ा रिएक्शन था, इसको हमने 3 हिस्सों में बांट के पढ़ा था। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मालूम की, फिर इस रिएक्शन के होने के लिए क्या ज़रूरी फैक्टर्स चाहिए थे उस पर डिस्कस किया, और अब ये रिएक्शन होता कैसे है। सबसे पहले ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड्स हैं। इस रिएक्शन के 2 हिस्से हैं, एक को लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इस थाइलेक्वाइड के अंदर होता है। इसके बाद फिर इसका दूसरा हिस्सा होता है जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट। और ये वाला रिएक्शन यहाँ स्ट्रोमा में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा लाइट रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन की 2 प्रोडक्ट्स होती हैं जो डार्क रिएक्शन में काम आएंगे। इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। लेकिन डार्क रिएक्शन से एक गलत तासुर पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइट रिएक्शन दिन के वक्त होता होगा, फिर इंतज़ार करके रात आए तो फिर डार्क होता होगा, ऐसा नहीं है। जो ही लाइट रिएक्शन मुकम्मल होगा और उसकी 2 प्रोडक्ट्स आएंगी, फिर डार्क रिएक्शन उसी वक्त शुरू होगा। लेकिन इसके लिए रोशनी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन शुरू में कहा जाता था। आजकल इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि लाइट रिएक्शन थाइलेक्वाइड के अंदर होगा, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। इसका मतलब लाइट रिएक्शन की 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी, वो बाहर स्ट्रोमा में आएंगे, फिर ये रिएक्शन होगा। अच्छा, बुक में इसको लंबा चौड़ा किया है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, आप साथ साथ चलें, बाद में मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ वहाँ इग्नोर करनी है आपने। इस लाइट रिएक्शन का आगाज होता है फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम हम पढ़ चुके थे, ये साइटोक्रोम्स और पिगमेंट्स का एक मजमुआ है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक एंटीना कम्प्लेक्स है जो पिगमेंट्स पर मुश्तमिल है, और दूसरा रिएक्शन सेंटर है जिसमें क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और साइटोक्रोम्स है, वो रिएक्शन सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पर ये फोटो सिस्टम 2 है। इस फोटो सिस्टम 2 पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, वाइट लाइट। उस वाइट लाइट का कुछ हिस्सा जिसको हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में शो किया था, वो इस फोटो सिस्टम पर पड़ेगा। तो पिगमेंट जो एंटीना कम्प्लेक्स में थे वो मुख्तलिफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए की तरफ मुंतकिल करेंगे उसको। इसके नतीजे में कहा तो ये गया है कि जो एंटीना कम्प्लेक्स थे में मौजूद पिगमेंट्स थे, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड हुए। असल में एनर्जाइज्ड हुए हैं रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल से, उसको उन्होंने इस तरफ पूरा किया है। बाद में जब रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन पहुंचे, रोशनी यहाँ इनके ऊपर अप्लाई हुई, तो रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए के 2 इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी उनमें सूरज की एनर्जी मुंतकिल हुई, जिसकी वजह से उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो पहले जिस एनर्जी लेवल पर थे, अब ये वहाँ नहीं रह सकते थे, तो ये इन्होंने एक तरह से जंप किया हायर एनर्जी लेवल की तरफ। इस एक्शन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गए, यहाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नाम का एक सब्सटेंस मौजूद है, उसने इन इलेक्ट्रॉन को पिक किया। फिलहाल इसको यहाँ रोकें। एनर्जी लेवल हाई दिखाने का मतलब ये नहीं कि वो ऊंचाई पर मौजूद है, ये सारे थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर मौजूद है। ये फर्ज करें क्लोरोफिल ए है, ये ज़ेनोफिल, ये कैरोटीन, यहाँ पर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन ने इधर जंप किया है, तो यहाँ हम ऊंचा ऊपर इसलिए दिखा रहे हैं कि इसका एनर्जी लेवल इनसे ज़्यादा है। तो एनर्जी लेवल ज़्यादा हो, बराबर में रह सकते हैं, कोई इशू नहीं, ऊंचाई पर रहना ज़रूरी नहीं। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक तरह से अलामती तौर पर कहा जाता है कि क्लोरोफिल के अंदर होल हो गया, इलेक्ट्रॉन होल। हालांकि होल नहीं हुआ है, इस क्लोरोफिल में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। कम होने की वजह से वो अनस्टेबल होगा। जब वो अनस्टेबल हुआ तो उसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया, बराबर में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया उसने। थाइलेक्वाइड के अंदर पानी भी मौजूद था,
पानी के अंदर इस मॉलिक्यूल को तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन एंजाइम की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। पानी को तोड़कर किस में तब्दील किया? H+O। पानी आयनाइज नहीं हुआ है, ब्रेक हुआ है, लाइसिस हुआ है। 2 हाइड्रोजन अलग हुए हैं, 1 ऑक्सीजन अलग हुआ है। इन हाइड्रोजनों से, हाइड्रोजन में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों हाइड्रोजनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरोफिल ने अपनी कमी को पूरा कर दिया, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन प्रोटॉन्स में तब्दील हो गए। तो कितने प्रोटॉन बने? 2। इनको फिलहाल इधर रख दें, और जो ऑक्सीजन था वो गैस बनकर उड़ गई, रिलीज हो गई, और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉन लाकर क्लोरोफिल ने अपनी कमी को पूरा कर दिया। तो इसका मसला हल हो गया। इस पूरे एक्शन को, पानी को तोड़कर उसमें मौजूद हाइड्रोजनों से इलेक्ट्रॉन अलग करके रिसीव करने को फोटोलाइसिस कहा जाता है। फोटोलाइसिस। अब डिफाइन भी इस तरह किया जाता है इसको, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर ड्यू टू लाइट। हालांकि आपने देखा इस पानी को रोशनी ने नहीं तोड़ा था, तोड़ा किसने है? क्लोरोफिल की वजह से एंजाइम्स ने तोड़ा है। तो फिर इसको फोटोलाइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि रोशनी इसकी बुनियाद बनी है। जब तक रोशनी ने क्लोरोफिल को, उसके 2 इलेक्ट्रॉन को अलग नहीं किया था, तब तक ये भी आराम से बैठा हुआ था। तो सबब रोशनी बनी है, इसलिए इसको फोटोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, इधर जो 2 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर चले गए थे, उनका क्या हुआ? जब हाई एनर्जी लेवल पर गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इनको रिसीव किया, तो जो एक्सेस एनर्जी थी वो लूज होने लगी। लूज होने की वजह से अब ये यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ से कम एनर्जी लेवल पर एक और सब्सटेंस मौजूद है उसी मेम्ब्रेन में, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में, जिसको कहा जाता है PQ, प्लास्टोक्विनोन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करने के बाद इधर आ गए प्लास्टोक्विनोन के पास। यहाँ रुके तो थोड़ी सी और एनर्जी लूज हो गई, इसलिए इसने छोड़ दिया। तो यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल पर है साइटोक्रोम B6, इसने इसको रिसीव किया, फिर एनर्जी रिलीज हो गई। तो इससे और नीचे लेवल पर है साइटोक्रोम F, इलेक्ट्रॉन उधर मुंतकिल हुए और मजीद एनर्जी रिलीज हुई। तो यहाँ पर सबसे निचले एनर्जी लेवल पर था PC, प्लास्टोसाइनिन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए नीचे। अच्छा, इधर से क्या हो रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से निचले एनर्जी लेवल पर आ रहे हैं, तो अपनी जो सूरज की वजह से इजाफी रोशनी इनके अंदर आ गई थी या एनर्जी आ गई थी, वो एनर्जी लूज करते हैं। उस लूज शुदा एनर्जी को यूज करते हुए ADP के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़ा गया, तो ये क्या बन गया? ATP बना गया। ATP बनने का ये अमल फोटो फास्फोराइलेशन कहलाता है। फोटो फास्फोराइलेशन ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले इसको भी समझ लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फास्फोराइलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट इनटू ATP। इट इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। ये अगर रोशनी की वजह से हो तो तब इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले फास्फोराइलेशन दोबारा बताता हूं। फास्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट इनटू ADP। इट इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। और ये फास्फोराइलेशन 2 तरह की है। एक जैसे फोटोसिंथेसिस में यहाँ हो रहा है, रोशनी की वजह से हो, तो इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से हो तो उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो यहाँ कौन सी फास्फोराइलेशन हुई? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, क्लियर? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन फाइनली अपनी एक्सेस एनर्जी लूज करके कहाँ पहुंचे हैं? प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन के करीब ही दूसरा फोटो सिस्टम मौजूद है, इसको क्या कहेंगे? फोटो सिस्टम 1। इस फोटो सिस्टम 1 के साथ भी वही हुआ है जो फोटो सिस्टम 2 के साथ हुआ था। इस पर भी रोशनी पड़ी और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर चले गए। हायर एनर्जी लेवल पर चले गए तो अब ये भी तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन होल हो गया ना इसके पास, लेकिन ये पानी को नहीं तोड़वाएगा। ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके इधर अपना मसला हल करेगा। लिहाजा यहाँ फोटोलाइसिस की जरूरत नहीं पड़ी।
अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए थे, इनको एक और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने रिसीव किया जो इसके बराबर में था, हायर एनर्जी लेवल पर था। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उसने कैच किया, समझो। कैच करने के बाद अब क्या करेगा, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई, बहुत ज्यादा नहीं। इसके करीब एक और सब्सटेंस मौजूद है जिसको FRS भी कहा जाता है, FD भी कहते हैं, फेरेडोक्सिन, खाली ये नाम भी इस्तेमाल करते हैं, या फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी कहते हैं इसको। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस में रिसीव किए। रिसीव करने के बाद अब मजीद आगे ये नहीं देता, ये क्या करता है, एक और यहाँ को एंजाइम मौजूद है NAD, बल्कि NADP, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसको दे देता है ये दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन ये रखे कहाँ से, कहाँ, तो क्या किया जाता है, इधर से ये जो दो प्रोटॉन बने थे इनको लाके इन इलेक्ट्रॉनों के साथ जोड़ दिया जाता है। जोड़ने की वजह से क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन बनेंगे, बन जाएंगे ना। यहां से दो हाइड्रोजन आयंस आए हैं, इधर से दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, इन दोनों को मिलाकर हाइड्रोजन बनाकर इसने अपने साथ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, NADPH2। और NADPH2 को रिड्यूसिंग पावर कहा जाता है, रिड्यूसिंग पावर। ये क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है। ये याद रखें कि रिड्यूस होने का मतलब छोटा होना नहीं है, रिड्यूस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का ऐड होना। और अब जरा आप गौर करें, क्या ये हाइड्रोजन कोई नॉर्मल हाइड्रोजन है, नहीं, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना वो एनर्जाइज थे, इनके पास एक्सेस एनर्जी, सूरज की रोशनी वाली एनर्जी इधर मौजूद थी, इसलिए ये हाइड्रोजन गैर मामूली हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजनों में और इन हाइड्रोजनों में बहुत फर्क है। ये दोनों लो एनर्जी लेवल वाले थे, ये जो दो हाइड्रोजन है ये हाई एनर्जी लेवल वाले हैं, इसीलिए यही हाइड्रोजन ग्लूकोज का हिस्सा बनेगा। जब ये ग्लूकोज का हिस्सा बनेगा तो अब आपको वो डेफिनेशन याद दिला दूं मैं, जब हमने क्या कहा था, एक जुमला बताता हूं। हमने ये कहा था कि दो एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल मिले तो क्या बन गया था, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बन गया था। ये एनर्जी रिच कैसे हो जाएगा, अंदाजा हुआ ना, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के अंदर सोलर एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी लाकर भर दी गई है, इसलिए ये एनर्जाइज्ड हो गया। यही दो प्रोडक्ट्स हैं, पहले प्रोडक्ट ATP है, दूसरी प्रोडक्ट NADPH2 है, या 2-NADPH भी कहते हैं इसको। ये दोनों सब्सटेंसेस थाइलेकॉइड के अंदर भर के बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इनको डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में ग्लूकोज का हिस्सा बनाया जाएगा, तो ग्लूकोज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारे सामने वो रास्ता जिसके थ्रू हमने क्या देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन चल रहे थे। इस पूरे मसले को Z स्कीम कहते हैं, Z स्कीम, Z स्कीम। हालांकि देखने में ये N लगता है, लेकिन N नहीं कहा गया। इसकी मुख्तलिफ वजूहात अंदाजे हैं, कोई एग्जैक्ट मालूमात नहीं है इसको N क्यों नहीं कहा। तो एक वजह ये बताई जाती है, जरा देखें, N इस तरह से होता है ना, Z इस तरह से है, N की इन तीनों लाइनों की लेंथ बराबर है। Z में ये दरमियान वाली जो लाइन है इन दोनों से बड़ी है, तो इसकी भी ये दरमियान वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए कहा गया। या शायद उधर से लेट के देखा तो उसको Z लगा, देखने वाले ने जिस तरह किया। तो वजह कुछ भी हो, इसको Z स्कीम कहा जाता है, ये पाथवे को। अब मैं दोबारा जल्दी जल्दी बताता हूँ, और फिर आगे हमने एक और इवेंट पढ़ना है इसी से रिलेटेड। यहाँ पे वाटर को ब्रेक करने के लिए कोई खास एंजाइम मौजूद है? जी, लाइएज। लाइएज उन एंजाइम को कहा जाता है जो पानी को इस्तेमाल किए बगैर किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, तो उन्होंने पानी को तोड़ा है। हर चीज़ के लिए एंजाइम तो मखसूस होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, ये फोटो सिस्टम 2 था, इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, एंटेना कॉम्प्लेक्स ने अपनी वेवलेंथ, रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ने अपनी वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ जमा करके सब ने अपना अपना हिस्सा किसको दिया, रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए को दिया। जब क्लोरोफिल ए पर ये सारी एनर्जी आई
तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर हायर एनर्जी लेवल पर चले गए। इस अमल को हमने क्या कहा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चले गए तो यहाँ का रिएक्शन सेंटर वाला क्लोरोफिल ए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का शिकार हुआ, अनस्टेबल हुआ, या उसमें इलेक्ट्रॉन होल पैदा हुआ। अब वो इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए उसने क्या किया? H2O को ब्रेक किया। H2O इस तरह से टूटा कि 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बने। उन हाइड्रोजनों में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस क्लोरोफिल ने अपना होल पूरा कर दिया, लेकिन वो हाइड्रोजन अब आयन की शक्ल इख्तियार करके यहाँ मौजूद हैं। इसी अवस्था में क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको रोका। रुकने के बाद एनर्जी लूज हुई तो फिर उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसके लेवल की एनर्जी नहीं रही थी। उससे नीचे वाला कम एनर्जी लेवल वाला प्लास्टोक्विनोन ने इनको रिसीव किया, फिर रुके, फिर एनर्जी रिलीज हुई तो इसने भी छोड़ दिया। तो साइटोक्रोम B2 B6, फिर साइटोक्रोम F और आखिर में प्लास्टोसाइनिन तक ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। जब प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचे हैं तो इनकी अपनी जो ओरिजिनल एनर्जी थी वो रह गई है, बाकी एक्सेस जो एनर्जी इनको यहाँ रोशनी से मिली थी वो रिलीज हो गई। उस एनर्जी में से कुछ को समेट कर ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़कर वो एनर्जी इसमें भर दी गई, तो ये क्या बन गया? ATP बन गया। ATP बनने का ये अमल फॉस्फोरिलेशन कहलाता है, लेकिन यहाँ फोटोसिंथेसिस में हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन। फिर क्या हुआ? ये फोटो सिस्टम 1 था, इसके ऊपर भी रोशनी पड़ी, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हुए। इसने पानी तोड़कर एनर्जी लेने के बजाय यहाँ PC से जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो रिसीव करके अपना होल पूरा कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर एक और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। वहाँ इनसे मामूली सी एनर्जी रिलीज हुई थी, बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी अभी थी, तो ये मुंतकिल होकर किधर आ गए? FD या FRS के पास। FRS ने इधर से इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, उधर से उन प्रोटॉन को रिसीव करके मिला के हाइड्रोजन में तब्दील किया। एक ऐसा हाइड्रोजन जिसमें एक्सेस एनर्जी थी, इस हाइड्रोजन को NADP के साथ जोड़ दिया गया। तो NADP ने ये रिसीव करने के बाद ये बन गया NADPH2 या 2NADPH, और ये रिड्यूस हो गया, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। इस NADPH के साथ जो हाइड्रोजन है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग पावर कहा जाता है। इस पूरे मामले को क्या कहा जाता है? Z स्कीम। ठीक हो गया। अच्छा, लाइट रिएक्शन की यही दोनों प्रोडक्ट्स ATP और NADPH2 ये अगले रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे। अगला रिएक्शन कौन सा है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन है, जिसके लिए रोशनी की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों की जरूरत है। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात डिस्कस करके हम केमियोस्मोसिस की तरफ आएंगे। ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये 2 तरह का है। एक को कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरा कहलाता है साइक्लिक। इन दोनों में फर्क क्या है ये आपको बताता हूं। तो पहले आप जरा इधर तवज्जो करें। ये जो ATP बना है और NADPH2 बना है, ये यहाँ क्वांटिटी में तकरीबन बराबर बने हैं, लेकिन इससे अगले रिएक्शन में ATP का इस्तेमाल ज़्यादा है, NADPH का इस्तेमाल कम है, जिसकी वजह से ATP जल्दी ख़त्म हो जाता है। जब ATP ख़त्म हो जाए तो अगला रिएक्शन नहीं चलता। ऐसी सूरत में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये वाला इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को FRS को देने के बजाय ये इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में शिफ्ट करता है, लेकिन PQ को नहीं देता, ये साइटोक्रोम B6 को देता है। और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज है ना, ये जब इधर से चलेंगे तो फिर ATP बनेगा। ये यहां से ऊपर जाएंगे, उधर जाने के बजाय इधर चलते रहेंगे, तो तब ये कहलाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। शुरू में कौन सा बनेगा? नॉन साइक्लिक। यानी शुरू में जब ये सिलसिला चला था तो सीधा NADPH बन रहा था, लेकिन ATP खत्म होने की वजह से वो रिएक्शन अगला इलेक्शन चल नहीं सका, लिहाजा NADPH बनाने के बजाय इन इलेक्ट्रॉनों को वापस इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाला गया। यही घूमते रहे इलेक्ट्रॉन तो और ATP पैदा होता रहा। इस ATP को क्या कहेंगे? ATP फॉर्मेशन को साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। जब काफी सारा
एटीपी बनेगा तो फिर दोबारा नॉन साइक्लिक शुरू होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि शुरू में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है, थोड़ी देर के बाद साइक्लिक चलता है, फिर नॉन साइक्लिक, फिर साइक्लिक, जरूरत के तहत जो भी चलेगा वो चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ जिसको कहते हैं केमी ऑस्मोसिस। लेकिन पहले बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? सबको क्लियर है जी? तो अब आते हैं केमी ऑस्मोसिस क्या है। केमी ऑस्मोसिस को हमने बाद में पूरी तफसील से पढ़ना है, इस वक्त में मुख्तसर आपको इसका हाल बताता हूं। ये रिएक्शन हुआ था क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड के अंदर। थाइलेक्वाइड के बारे में मैंने आपसे कहा था ये क्लोरोफिल है, इनके साथ ये सारे पिगमेंट्स का मजमुआ है यानी फोटोसिस्टम है। यहाँ इसकी मेम्ब्रेन में बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिनको साइटोक्रोम्स कहते हैं। पहले ये मसला भी हल कर देना, साइटोक्रोम कैसे प्रोटीन को कहते हैं? वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसके साथ कोई मेटल आयन अटैच हो और वो किसी मेम्ब्रेन में फंसे हो। तो मेटल आयन यहाँ क्या हो सकता है? आयरन, जिंक, कॉपर वगैरह हो सकता है। ये साइटोक्रोम्स है। अब मैं इसको यूं बना दूं, ये मेम्ब्रेन है, फर्ज कर लें इस तरह से, ये मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन ही की तरह है ये लिपिड बाइलेयर है ना जी। इस लिपिड बाइलेयर में एक साइटोक्रोम इधर फंसा हुआ है, दूसरा साइटोक्रोम इधर फंसा हुआ है और एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको कहते हैं एटीपी सिंथेज, ये इधर आर पार मौजूद है इस तरह से। इसको आप समझें स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है ना ये, इसको क्या कहते हैं? ल्यूमन, इस तरफ ल्यूमन है। तो समझो कि क्लोरोफिल इधर लगा हुआ है, क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल पर जब रोशनी पड़ी तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। ये क्या था? साइटो यानी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, इसने इसको दिया, ये है साइटोक्रोम और साइटोक्रोम भी इधर है, इसने इसको शिफ्ट किया, ये सारे जो अभी बताया था। जब ये साइटोक्रोम तक हाइड्रोजन पहुंचता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, तो क्या होता है? प्रोटॉन इधर जमा हो जाते हैं ल्यूमन में। प्रोटॉन, ये कौन सा प्रोटॉन है? जो पानी से अलग हुए। जब इनका एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है काफी सारा, तो क्या होता है? ये प्रोटॉन इधर से इस एटीपी सिंथेज के जरिए स्ट्रोमा में मुंतकिल किए जाते हैं। इधर से प्रोटॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर मिलते हैं। तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाइड्रोजन, ये एटम बनता है। इस हाइड्रोजन को वो NADP अपने साथ जोड़ता है और ये NADPH बन जाता है। ठीक है, अब देखें इस अमल को केमी ऑस्मोसिस कहा गया है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब तक ये प्रोटॉन उधर नहीं जाएंगे, इधर इन इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर नहीं निकाला जा सकता, और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो चलेंगे नहीं तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो क्या एटीपी बनेगा? नहीं बन सकता। तो एटीपी इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी या फॉस्फोरिलेशन is dependent on the movement of electrons, and electron movement is dependent on pumping of hydrogen ions from lumen of thylakoid to the stroma of chloroplast. और ये कौन करता है? ये एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज हर वक्त प्रोटॉन को पंप भी करता है। इसकी शर्त ये है कि यहाँ हाइड्रोजन की कसरत हो जाए। हाइड्रोजन आयन जब बहुत सारे होंगे तो फिर ये एक्टिव हो जाता है, फिर प्रोटॉन उधर चले जाते हैं, उधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर हाइड्रोजन बनता है। अब इसको केमी ऑस्मोसिस कहा गया है। केमी ऑस्मोसिस आप अंदाजा लगा रहे हैं, ऑस्मोसिस ऑफ केमिकल्स। हालांकि ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर को कहते हैं, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल। ये वरना ये है डिफ्यूजन एक्चुअली, लेकिन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसलिए ऑस्मोसिस कहा गया। तो केमी ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ? ऑस्मोसिस ऑफ केमिकल्स। यहाँ केमिकल से मुराद क्या है?
प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस, ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन उधर मूव कर चुके हैं। इनकी मूवमेंट की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी बनेगी। समझ आ गया बेटा? Yes, sir.